सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो जी ग्रुप का ये खास कार्यक्रम नोएडा एजुकेशन कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं और देखिए हमारे साथ हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी आ गए हैं। अगर इनकी बात करें, इनके करियर की बात करें तो आगरा से आते हैं। जी हाँ, वही मोहब्बत नगरी, ताज नगरी की बात कर रहा हूं मैं। आगरा दक्षिण से 3 बार लगातार इन्होंने जीत हासिल की और बड़े लीडर के तौर पर माना जाता है। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में एंट्री सर ने छात्र राजनीति से एंट्री ली, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, हो सकता है कि आगे चल के आप भी पॉलिटिकल ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी, तो इनसे भी टिप्स ले सकते हैं। तमाम पहलू पर बात करेंगे। इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि आपको बता दें कि आगरा में एक बहुत बड़ी जंग थी पानी की, और पानी के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और पानी इन्होंने पहुंचाया, गंगा का पानी, उसमें इनकी बहुत भूमिका रखी। तो इन्हें योगेंद्र भागीरथी भी कहा जाता है। सर मैंने कहा सही कहा ना सर? बहुत बहुत स्वागत है सर। तो पहला सवाल एजुकेशन कॉन्क्लेव, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लोग हैं, टीचर हैं। पहले इस पर आपके कुछ प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि हम जी ग्रुप एक नोएडा एजुकेशन कॉन्क्लेव कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर माइक। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये दो मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी पढ़ाई और दवाई। और इसकी जितनी ही मैनेज ढंग से व्यवस्था बनाई जाएगी, वह देश उतनी ही जल्दी तरक्की भी करेगा और उतनी ही जल्दी आम आदमी वहाँ का एक सशक्त बनेगा, समृद्ध बनेगा, समर्थ बनेगा। उस दिशा में आपने जो कॉन्क्लेव किया है, जिससे कि ये तो मालूम पड़े कि सरकार क्या कर रही है और समाज क्या चाहता है, ये आप लोग बधाई के पात्र हैं। सर देखिए, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, आपने जीवन का मूल तो ऐड कर दिया कि हेल्थ और एजुकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण किसी भी इंसान के लिए होता है। तो शुरुआत उसी नोट पे करते हैं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है चुनाव के। पिछले 7-8 सालों में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ, विशेष तौर पर 17 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके कुछ वर्ष पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी? क्या माइलस्टोन अचीव किया सर आप लोगों ने? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, ये एक बहुत अच्छा विषय दिया आपने। देश में अंग्रेजों के काल से लेके अब तक 17 तक और 17 के बाद इसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये मैं नटशेल में यदि कहना चाहूँ तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा की व्यवस्थाओं में विस्तार हुआ है। अगर आप कहें तो इसे एक्सप्लेन जरा डिटेल में। प्रोसीड सर। जहाँ तक गुणवत्ता में सुधार है, उत्तर प्रदेश में इससे पहले मतलब ग्रेडिंग की बात कर लें हम, बी ग्रेडिंग है नैक में, एक नैक रैंकिंग होती है जो उसकी गुणवत्ता को बताती है इंस्टीट्यूशन के पढ़ाई की और व्यवस्थाओं की। बी ग्रेडिंग में रहे होंगे कुछ विश्वविद्यालय, लेकिन जब से 2017 से अब तक, मैं आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ कि QS वर्ल्ड रैंकिंग ये होती है एक, 3 सरकारी विश्वविद्यालय इसमें आ चुके हैं, जबकि पहले एक भी नहीं था। QS एशिया रैंकिंग 6 सरकारी विश्वविद्यालय आ चुके हैं, इससे पहले एक भी नहीं था। UGC ग्रेड 1 3 सरकारी विश्वविद्यालय इसमें शामिल हो चुके हैं। नैक रैंकिंग जो होती है A++ ग्रेड में 7 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। A+ ग्रेड में 2 सरकारी और 7 निजी विश्वविद्यालय। A ग्रेड में 1 सरकारी विश्वविद्यालय और 4 निजी विश्वविद्यालय। यह एक गुणवत्ता को बताता है कि किस दृष्टि से और किस तेजी से उत्तर प्रदेश की शिक्षा की। बिल्कुल, देखिए इसके लिए जोरदार तालियां। आप स्टूडेंट्स हैं और यूपी के लिए गौरव की बात है कि यूपी की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो कैसे A++ में भी आई हैं सर, राइट सर? हाँ, डबल
और जहाँ तक विस्तार का सवाल है, सोचिए ज़रा, कल्पना कीजिए कि अंग्रेज़ों के काल से अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे। यानी 6 कमिश्नरियाँ ऐसी थीं उत्तर प्रदेश की जहाँ एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। आज प्रत्येक कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय पिछले 7-8 साल में हो चुके हैं और 10 नए, यानी पूरे इस बड़े लंबे कार्यकाल में, कालखंड में 14 और 10 इस छोटे से कालखंड में सरकारी विश्वविद्यालय, यानी शिक्षा अंतिम पायदान तक पहुँचे, ये जो संकल्प है हमारा, उसको पूरा किया है। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय 24 थे पहले, आज 52 हो गए इतने पिछले 6-7 साल में। और सिर्फ 52 ऐसे ही नहीं हो गए छोटे मोटे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय आए हैं। मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर बन के यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं मंत्री हैं आप। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय थे जिनको हमने कहा कि आप आइए, और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले 30 में हैं वो, तो उन्होंने कहा हम आते हैं क्योंकि वहाँ पर अब योगी है। ये जो उनका सेंटेंस था उत्तर प्रदेश, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को बताता है, और आज इतनी बड़ी शिक्षा का प्रसार हो चुका है। बिल्कुल सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने जिक्र किया, अपनी उपलब्धियां बताई कि कैसे हमने अपग्रेड किया है कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, और डिग्री लेने के बाद रोजगार, वो एक बड़ा विषय है। क्या आपकी सरकार का, क्या आपके विभाग का इस पर फोकस है कि जब स्टूडेंट निकलें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है, रोजगार पर फोकस है, कि वो ऐसा ना हो कि बेरोजगारी के लिए धक्के खाए? और जो विपक्ष सवाल भी उठाता है कि यूपी में बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। देखिए, इससे पहले जो था स्थिति थी वो और आज, जैसे मैंने कहा, तुलनात्मक अध्ययन होता है, वरना गिलास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, बात एक ही है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण है कि आधा भर गया, एक नकारात्मक दृष्टिकोण है कि आधा खाली पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ है पिछले दिनों, ये हमको मालूम नहीं सर, NEP, जैसे आपने जिक्र किया ना कि नज़रिया होता है हर इंसान का, ग्लास में आधा भरा है और आधा खाली है। जो पॉजिटिव नोट पे देखेगा वो बोलेगा आधा भरा हुआ है, जो नेगेटिव नोट पे है वो देखेगा कि भाई आधा खाली है। सर, जिस जगह पर हम बैठे हैं, आप आज की तारीख में देश के किसी हिस्से में चले जाइए तो लोग बात करते हैं कि कहाँ नौकरी करते हो, तो नोएडा में, NCR में, गाज़ियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वही उसी पे क्या वो, क्योंकि 7-8 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम भी नहीं होता, 10 साल का, आप एक ग्राउंड तैयार करते हो, क्या वो ग्राउंड तैयार हो गया कि भविष्य में जब देश के किसी हिस्से में हम जाएंगे तो बच्चे ये बोलेंगे कि मैं पढ़ने के लिए नोएडा मुझे जाना है, मुझे पढ़ने के लिए ग्रेटर नोएडा जाना है? देखिए, मैं पहले NEP की बात कर लूँ उसमें प्लीज़। NEP से पहले लॉर्ड मैकाले या थोड़ी बहुत परिवर्तन हुए, उसकी दी हुई शिक्षा पद्धति थी, जिसके मूल में क्या था। लॉर्ड मैकाले से जब उसके पिता ने पूछा कि तुम हिंदुस्तान में क्या करके आए हो जो अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए हो, तो उसने कहा कि मैं वो एजुकेशन दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। यानी वो शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे, मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे, अपने स्व को भूल जाएंगे। और वही हुआ, उस पर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन NEP आई बरसों बाद। मेरा नेता मोदी 2020 जैसे माहौल में, जब कोरोना काल था, तब NEP इंट्रोड्यूस की, और उसके अगर मूल में बताएं, जैसे उसको मूल में बताया, उसके जो पिता को उसने बताया था, इसके मूल में शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना। तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार परक शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो कि रोजगार की तरफ उन्मुख करे, कौशल विकास की उसमें कोर्सेज हों, ये प्रारंभ हो चुका है। और काफ़ी हद तक अब रोजगार पाने वाला
और रोजगार देने वाला ऐसे छात्रों को तैयार किया जा रहा है और उसके अंतर्गत काफ़ी प्रगति। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतने विश्वविद्यालय महाविद्यालय 171 महाविद्यालय थे पहले सरकारी, सिर्फ अंग्रेज़ों से लेके 17 तक। आज इतने से कालखंड में हमारे 73 नए खुले। अब उनमें कोई रोज़गार तो मिला ही होगा निश्चित रूप से, चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक का, ऐसे विश्वविद्यालय में चपरासी से लेके वीसी तक का। तो ये सब रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं और ऐसी एजुकेशन कि रोज़गार देने वाला बने छात्र, ये ऐसी एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन सर आपने ठीक है चीज़ें बदली हैं और बदलाव हुआ है और तभी आपको जनता मौका भी देती है, आपको चुनकर इसलिए भेजती है कि आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आप रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो प्रोफेसर्स की कमी की बात आती है, वो कहाँ खड़े हैं हम? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि देखिए कई जगह कई बार एक स्पेशल सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। मैं आपको बता दूं पिछले ही दिनों कितना इसमें प्रोग्रेस हुई है जी। अब पहले तो तरीका भी बदला है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर हो रही है, जो और नया आयोग भी बन गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जी। पहले हर शिक्षा का अलग अलग आयोग था, पारदर्शिता शुचिता इसकी कमी थी। अब एक छत के नीचे सभी शिक्षा के आयोग हैं और उसमें के अंतर्गत ये व्यवस्था है। राजकीय महाविद्यालयों में 840 प्रवक्ताओं के पद बड़े दिनों से रिक्त पड़े थे, हमने 801 पदों को NIC के माध्यम से पूरा कर लिया। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2002 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और शेष की प्रक्रिया चल रही है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में लगभग पिछले कई वर्षों से 300 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली थे, वो नियुक्त हुए हैं। लगभग 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु अधियाचन हो चुका है। कई वर्षों से एडेड कॉलेज में समूह गा की पद की नियुक्तियों की प्रक्रिया ख़त्म थी, अब वो शुरू हो गई है और पिछले 2 साल के अंदर लगभग 300 की नियुक्ति हो चुकी है, बाकी प्रक्रियाधीन है। नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों में 25 से अधिक पदों के सृजन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। राजकीय विश्वविद्यालय में 4 कुल सचिव, 38 सहायक कुल सचिव के पदों की भर्ती का अधियाचन हो चुका और प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी। ये एक है जो कि हम लोगों ने। सर आपने जितनी बातें गिनवाई, अब मसला ये आता है कि जब आप जनता के बीच में हर 5 साल के बाद रिन्यूअल के लिए जाते हैं, 17 के बाद 22 में गए, रिन्यू हो गया, फिर से जाएंगे आप अगले साल, उसमें ये जो आपने आंकड़े बताए, क्या एजुकेशन एक बड़ा फैक्टर होगा जिसको देख, जैसे अब बात होती है ना कि उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों रिपीट होगी, तो लोग कहते हैं कि नहीं भैया बाबा मॉडल है, वो एक बड़ा मॉडल है, तो क्या वो एजुकेशन मॉडल भी होगा जिसका जिक्र होगा कि नहीं इन लोगों को अगर हम फिर से चुनेंगे तो इन्होंने जो काम किया है, जो बेस तैयार किया है एजुकेशन के स्तर पे, इसको ये बेहतर करेंगे, हमारे बच्चे हमारे ज़िले में पढ़ेंगे, ज़िले से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के बच्चे दक्षिण की तरफ जाते थे पढ़ने के लिए, नहीं इन्होंने वो व्यवस्था कर दी है, अगर ये रहेंगे तो इसको और बेहतर करेंगे। क्या वो मॉडल विकसित हो चुका है या वो क्रम में है सर? देखिए, मैं एक अभी जैसे बताया कि रैंकिंग कितने किस ग्रेड में है, उसका लाभ क्या मिला। एक विश्वविद्यालय की बताऊं, सबके तो बहुत बड़े आंकड़े हो जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस 2017 से पहले मात्र 80 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे और प्रदेश के नहीं गिन रहा मैं, आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र हैं, क्योंकि जो अपग्रेडेशन हुआ वहाँ पर, ऐसे हर विश्वविद्यालय में ये अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है। जो आपने कहा था कि पहले उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते थे, जाते हैं, अब भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, वो तो जाएंगे सर। हाँ, हाँ वो ठीक है, लेकिन उसमें भी सुधार ला रहे हैं हम। हाँ। अब विदेश और अन्य प्रदेशों के छात्र उत्तर प्रदेश में पढ़ने आ रहे हैं। दूसरा, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं हम, MOUs विश्वविद्यालयों से करा रहे हैं कि वो आए अपनी फैकल्टीज़ के साथ
और यहाँ पर जिस एजुकेशन को लेने हमारे छात्र विदेशों में जाते थे, अब यहाँ लें वो, उससे दो लाभ हैं। एक तो जो संसाधन संपन्न लोग होते थे वो जा पाते थे, अब गरीब छात्र भी जा सकता है वहाँ पढ़ने, अगर वही कोर्सेज, वही फैकल्टी, वही स्टैंडर्ड उसको हिंदुस्तान में मिलेगा, तो ये लाभ है उससे। योगेन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम कॉलेजों की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और मैं ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक जानकार आपको पश्चिम का एक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा मानते हैं। यूजीसी को लेकर आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी इस नए नियम को लाने की जिस पर ये पूरा विवाद हुआ? देखिए, वो किन कारणों से हुआ अब कोर्ट में विचाराधीन है वो, तो जो मसला वहाँ विचाराधीन है उस पर मुझे कोई कमेंट करना भी उचित नहीं है। लेकिन सवर्ण समाज के अंदर माना जाता है कि नाराज़गी है इस यूजीसी के नए नियम को लेकर, और हुआ, आपने भी देखा, जगह जगह प्रदर्शन भी हुए, छात्र सड़कों पर भी उतर गए। तो और मैंने फिर उसका जिक्र किया, वो लाइन खींची कि आप ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं पश्चिम यूपी के अंदर। देखिए, गुमराह करना भी एक फैक्टर था उसमें। हमारे नेता मोदी जी लाए थे एक विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक। कितना विरोध हो रहा था उसका, क्योंकि ये कहा जा रहा था जनता को कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, ये वो आ रहा है। आज हर किसान चाहता है कि उसकी भूमि अधिग्रहण कर ली जाए। जब उसे समझ में आ गया कि जो वर्तमान सर्किल रेट है उसका 4 गुना तो रेट मिलेगी, उसके घर के 2 लोगों को सरकारी नौकरी, उस जो संस्थान खुलेगा उसकी नौकरी मिलेगी, तो उसके समझ में आया था गुमराह कर रहे थे, राजनीतिक ठग हैं, आए के तबिया लेकर मोदी जी त्योहार आएंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, त्योहार आ गए तो संविधान बदल जाएगा। मोदी जी त्योहार आ गए, ना तो संविधान बदला, ना आरक्षण समाप्त हुआ। इसमें भी अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, चूँकि मामला माननीय न्यायालय में है। ये कहा गया कि जो कमेटी बन रही है वो कमेटी सब उन्हीं लोगों की है और वो लोग पार्शलिटी करेंगे। अब लोग पढ़ते तो है नहीं। देखिए, कमेटी है, चेयरमैन होगा वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। वीसी तो कोई भी हो सकता है, सवर्ण भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है। मिस इंटरप्रेट किया गया उसको। हाँ, ऐसे ही 3 डीन ऑफ फैकल्टीज़ होंगे उसमें, वो भी कोई भी हो सकते हैं। 3 छात्र होंगे, जो कि एक जो पढ़ाई में सब टॉप पर होगा, एक खिलाड़ियों में टॉप पर होगा, एक अन्य करिकुलर एक्टिविटीज़ में टॉप पे होगा। उन 3 को उसमें शामिल है। तो ये सब कोई जाति से नहीं सर, थे, ठीक है। अब ये पदेन सदस्य थे। हाँ हाँ, ये सर, ये तो एक बात होगी। एक और पॉलिटिकल सवाल ही ले लेता, जब जेपी जी ने छोड़ ही दिया तो उत्तर प्रदेश में बड़ी राजपूत विधायकों और ब्राह्मण विधायकों की बात होती है, तो वो क्या आपको लगता है कि ये क्रिएट किया गया है हमारी बिरादरी के तरफ से, या उस पर कोई सत्यता भी है? देखिए, राजनीति की कुछ विसंगतियां हैं जातिवाद आधारित, लेकिन उससे ज़्यादा जनता की विसंगति है। क्यों नहीं जाति के आधार पर क्यों चुनती है भाई? क्यों नहीं ये देखती है कि कौन काबिल है? कर्म प्रधान ये होना चाहिए ना। अब मैं अपने ही क्षेत्र का एक उदाहरण दूं। आजमपाड़ा एक मुस्लिम बस्ती है। मैंने पहले बनते मैं गया था वहाँ पर, और मैंने दुर्दशा देखी थी कि मैं सोच रहा था या जानवर नहीं रह सकता, इंसान रह रहा है। और पहला काम मैंने कम से कम 2012 में 6-7 करोड़ का वहाँ कराया, उसको ठीक कराया सबको। एक वोट नहीं मिला, और उनको वोट देते रहे जो उनका शोषण करते रहे, उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो ये राजनीतिक विसंगतियों के लिए जनता भी जिम्मेदार है। अब मेरे मन में अगर ये विचार आए तो मैं अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं इस वर्ग विशेष क्या काम ही नहीं करूँगा। क्या मिलना है? जो मेरी इस कुर्सी को संभाले हुए है उधर ही ध्यान दूँ ना, जो मेरे को गिराने पे तुले हुए उधर क्यों ध्यान दूँ? जबकि मानवता के नाते सब पे ध्यान देना। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सर विधायक जो होता है वो पूरे क्षेत्र का होता है, वो किसी जाति बिरादरी का नहीं होता। वो करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या मिला? हाँ। हुआ ना, दुष्परिणाम हुआ ना। उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया मुझको, इसलिए कि मैंने उनका काम किया। ठीक है सर। मैंने हालांकि नारा दिया था, ऐसे नारा कम देने वाले होते अगले चुनाव में। हाँ, ना नारे को, ना नाम को, वोट मेरे काम को। अग्री।
सर इसमें जेपी जी एक फैक्ट क्योंकि हम वापस अपने विषय पर लौटते हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में आई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एजुकेशन में क्या सर ऐसा प्लान कर सकते हैं? एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, जिस ज़िले में जो प्रोडक्ट है उससे जुड़ा कोई एजुकेशन जो सरकार डेवलप करे, अगर कोई हथकरघा का काम करना चाहता है तो उस क्षेत्र में जाए, और उसमें कोई काम करना चाहता है, उस पे आगे बढ़ना चाहता है तो वहाँ पढ़ने के लिए आए, क्योंकि वो पढ़ाई भी करेगा और वहाँ पर वो ग्राउंड पर देखेगा भी। तो इस तरीके का कोई आइडिया कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं? वर्तमान जितने मौजूदा विश्वविद्यालय हैं सबको ये कहा गया है और हो भी रहा है धीरे धीरे कि जो आसपास का औद्योगिक क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन के कोर्स चालू करें। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, एक उत्तर हम लोग अभी 2024 में एक नीति प्रख्यापित हुई है, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, जिसके अंतर्गत जो असेवित जिले हैं जहाँ विश्वविद्यालय है नहीं, वहाँ पर भी विश्वविद्यालय खोलें, लोग आकर्षित हों, तो बहुत से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उनको। उस इंसेंटिव्स में के माध्यम से हर जिले में विश्वविद्यालय पहुंचेगा और उस जिले के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने कोर्स में शामिल करेगा, जिससे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड उत्पादक ये वहाँ से निकल के आए। सर क्योंकि धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, पॉलिटिकल सवाल तो होंगे ही क्योंकि चुनावी बरस है, लेकिन मैं एक जल्दी से आपसे पहले ये पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब चुनावी साल है और ऐसी में आपके पास अब भी क्योंकि जितना भी वक्त है उसके लिए कोई रोड मैप है शिक्षा विभाग का कि देखिए आप बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कि हम ये बड़ा करने जा रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत चीज़ें बदलाव आपको दिखेगा? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक विश्वविद्यालय खुले, शुरू भी हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा क्षेत्र और शिक्षक जब तक ये स्वस्थ मानसिकता से नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आता। तो हमने क्या किया कि जो शिक्षक जिस जगह पढ़ाना चाहते हैं, मुझे ज़बरदस्ती आप ईस्टर्न यूपी में भेज दें पढ़ाने के लिए, मेरा मानस ही नहीं तैयार हो रहा, आधे मन से काम करूँगा। जहाँ एकल ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको हमारे भाषा में, एकल ट्रांसफ़र कम से कम 300 से ऊपर किए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र यदि कोई इधर उधर आपस में तय वो किए। अभी हाल में ही 4-5 दिन पहले की बात है, एक योजना लाए हैं जो कि शिक्षकों की चिकित्सा कैशलेस चिकित्सा। 5 लाख कुछ प्रोफेसर और कर्मचारी जिसमें आपने शामिल प्रोफेसर और किया। कर्मचारी, एक बड़ी सौगात दी कैबिनेट में बहुत भी। बड़ी सौगात है। और नहीं देखिए, सौगात कोई पॉलिटिकल नहीं है। आप सोचिए कि एक चपरासी हो या एक क्लर्क हो, उसका कोई परिजन बीमार हो जाए, वो बीमार हो जाए और एक बड़ी खर्चे सामने दिखे तो निराश होगा। एक डॉक्टर से क्या कहती है माँ अपने कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए। या कोई पिता के लिए कहता है, माँ के लिए कहता है कोई व्यक्ति, डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए। चिकित्सा की इतनी आवश्यकता होती है और चिकित्सा के अभाव में यदि कोई अकाल काल कवलित होता है तो ये अच्छा विषय नहीं है। तो हम लोगों ने एक ऐसा विषय दिया, झूम गए हैं इससे शिक्षा क्षेत्र के लोग। तो ऐसे ही हमने कई काम किए हैं जो आगे के रोड में। सर जल्दी से, क्योंकि आखिरी 1-2 सवाल और जीत की हैट्रिक लग रही है योगी सरकार की, और आप जीत का चौका लगा पाएंगे आगरा दक्षिण से? बिल्कुल। जो हमारे काम हैं, देखिए 3 चीज़ें होती हैं चुनाव क्षेत्र में जाने के लिए। आपका नेतृत्व कैसा है, मोदी जी और योगी जी। मेरी गंगोत्री भी पवित्र है, यमुनोत्री भी पवित्र है, तो गंगा और यमुना तो पवित्र हो ही जाएंगी। दूसरा कि हमारी उपलब्धियाँ, तो जितनी उपलब्धियाँ योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हुई है, मैंने कहा ना कि मैंने जब 2-3 बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं, मैंने कहा आइए। हाँ आएंगे। मैंने कहा आ रहे हैं ना, बोले बिकॉज देयर इज़ योगी। अरे अभी पेरिस जब मुझे भेजा था योगी जी ने, अभी गए थे आप? हाँ, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने जब मैं निकला तो हमारे जीजा जी का 20-22 साल पुराना अनुभव था
कि बोले वहाँ पे बड़े हिकारत से देखते हैं हिंदुस्तानियों को। जब बातचीत हुई इन्वेस्टर्स से तो वो बड़े एंक्शस थे, तो मैंने उनसे वैसे ही एक से पूछ लिया, वाई आर यू सो एंक्शस इन यूपी? बोले बिकॉज देयर इज योगी। मतलब बाबा बाहर भी ब्रांड बन गए। हाँ, बाहर भी ब्रांड बनेंगे। ये तो ये एक तो नेतृत्व कैसा है हमारे पास, उपलब्धियां, नेतृत्व कैसा है, और फिर उस नेतृत्व की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्यकर्ता की फौज कैसी है। लेकिन सर पीडीए की काट क्या हो गई? पीडीए ने तो पसीने छुड़ा दिए 2024 में भारतीय आपके। जनता पार्टी के पास देवतुल्य कार्यकर्ता है जो हमारे। लेकिन सर आखिरी सवाल ये बताइए, ये जो बेल्ट है ना जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा पता नहीं कि मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, जो अगले साल का जो जो ग्राउंड है ना वो इसी बेल्ट में तैयार हो रहा है। योगी जी तो अब लगता है हर 10-15 दिन में राउंड मार ही लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो माहौल बनता ही है। अखिलेश यादव का भी चक्कर बड़ा लग रहा है इस एरिया में पिछले कुछ दिनों से। ये उनका राजनीतिक काम है, करें, करना चाहिए भी, लेकिन मैंने कहा ना अब राजनीतिक ठग जनता समझ रही है, दे ऑल आर राजनीतिक ठग्स। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।